हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और मैं बता दूं कि अभी अभी हमने केस स्टडी नंबर 4 डिस्कस किया और वो वीडियो तो थी वो गलती से पॉज होने की वजह से सेव हो गई। तो अब मुझे एक फ्रेश वीडियो बतानी पड़ेगी क्योंकि मैंने उस वीडियो में ये बोला था कि मैं एक ही वीडियो में दोनों केस स्टडीज़ कवर कर दूंगा। एनी हाउ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये दूसरी वीडियो बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं केस स्टडी नंबर 7 के साथ। और बहुत ही प्यारी केस स्टडी और बहुत ही उम्दा केस स्टडी है केस स्टडी नंबर 7। ठीक है, और इसमें बहुत मज़ा भी आएगा आपको। ठीक है, कुछ क्वेश्चन इसके अंदर अच्छे हैं, कुछ पार्ट अच्छे हैं। तो वही है हमारा पढ़ने का तरीका। सबसे पहले हम जाएंगे MCQ पढ़ेंगे और जहाँ पर जौन सा पैराग्राफ हमारा उस चीज़ से डील करता होगा वो डायरेक्टली वो वाला पैराग्राफ पढ़ेंगे, जिससे कि आपको पूरा जो है केस स्टडी पढ़ने की जरूरत ना पड़े और आप अपना टाइम बचा लें। क्योंकि इतनी सारी 4-4, 5-5 के पेज की केस स्टडी, एक आध 10-12 हूँ तो बंदा कर लेता है। 50-50 केस स्टडी में भाई मन नहीं लगता। ठीक है, तो फटाफट से मैं आपके लिए बहुत ही ईजीएस्ट वे में लेके आया हूँ, इसीलिए तो ठीक है ईजी करके हम यहाँ पर आपको प्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा MCQ जो है पहला कहता है वेदर FDDR इज लीगली ऑथराइज टू मेक चेंजेस इन बिल्डिंग लेआउट एंड स्पेसिफिकेशन। कहता है FDDR को क्या FDDR लीगली ऑथराइज होगा कि वो चेंजेस करने के लिए स्पेसिफिकेशन में। तो आपको अब ये पता लगाना होगा, जब आप रेरा पढ़ते हैं तो आपने पढ़ा होगा कि जब भी हमें लेआउट वगैरह में चेंजेस करने होते हैं, स्पेसिफिकेशन में कोई चेंज करना होता है, तो 2/3 की अप्रूवल चाहिए होती है, 2/3 ऑफ द अलॉटीज़ की अप्रूवल चाहिए होती है। अगर 2/3 ऑफ द अलॉटीज़ की अप्रूवल हो जाती है तो उसके बाद आप चेंजेस कर सकते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो अब हमें ये जाके ये चेक करना है कि 2/3 की अलॉटीज़ की अप्रूवल ली या नहीं ली। तो आइए स्टार्ट करते हैं, चलते हैं पेज नंबर 7.2 पे। मैंने पहले से ही पेज नंबर लिखा हुआ है कि कहाँ पर आपको मिल जाएगा। ये पेज नंबर 2 पे चलते हैं और पैराग्राफ इसमें आ जाता है हमारा 3rd। तो डायरेक्टली मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पर लिखा हुआ है ये। यहाँ पर ये सिंपल सी बात है, आप डायरेक्टली सब कुछ छोड़िए और सीधा लिखिए कि परमिशन जो ले रखी है वो 78 पर्सन्स के लिए रखी है आउट ऑफ 150 अलॉटीज़। तो 150 का अगर आप 2/3 निकालते हैं तो मैं आपको बता दूँ 100 आता है। 150 का अगर अपन लोग 2/3 निकालते हैं तो 100 आता है। लेकिन इसने परमिशन कितने से ली है? 78 से ली है। तो क्या ये अप्रूव है? नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? D option. No, FDDR is not legally authorized to make any sort of changes because it has obtained written consent from the less than 1/2 of the allottees in advance. ठीक है, सेकंड MCQ क्या कहता है? On which date the combination of SHL and VPL shall be deemed to have been approved by the commission. अब हमें ऊपर जाके पढ़ना पड़ेगा, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर सकते हैं हम। वैसे अगर आपको मैं जनरल वे में बताऊँ तो 210 डेज होते हैं। ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ नोटिस। ठीक है, लेकिन उसमें से कुछ पीरियड जो होता है वो एक्सक्लूड किया जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर कोई बीच में इन्फॉर्मेशन मांगी गई है, ठीक है, कमीशन ने आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी, तो अगर वो इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड करी तो उतना पीरियड एक्सक्लूड किया जाता है। दूसरी बात, अगर कोई मॉडिफिकेशन वगैरह उसने बोला और मॉडिफिकेशन जब तक आपने किया या मॉडिफिकेशन को जब तक आपने अपोज किया तो वो पीरियड इग्नोर किया जाता है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोला गया और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पहले तो हम चलते हैं उस पैराग्राफ पे जहाँ पर ये कमीशन की बात बोली गई है। तो ये है हमारा पेज नंबर 7.1 पे ही आपको मिलेगा और 7.1 पे पैराग्राफ नंबर 3 है हमारा, जहाँ पर ये बोला गया। तो देखते हैं, कहता है द प्रपोज्ड एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल इन VPL बाय SHL विल रिजल्ट इनटू क्रिएशन ऑफ कॉम्बिनेशन अंडर सेक्शन 5 ऑफ द कॉम्पिटिशन। मतलब यहाँ ये पता चल रहा है दो बंदों का कॉम्बिनेशन हो रहा है और वो कॉम्पिटिशन एक्ट के जो 2002 के सेक्शन नंबर 5 में फॉल कर रहा है। एंड सो उसने नोटिस फर्निश किया 10 मार्च 2020 को। अच्छा, 10 मार्च 2020 तो हमारे को डेट बांध लेनी है कि 210 दिन निकालने के लिए 10 मार्च को तो आपको स्टार्टिंग पॉइंट मानना ही मानना है। ठीक है, द कमीशन इज ऑफ द ओपिनियन दैट द कॉम्बिनेशन हैज एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द कॉम्पिटिशन। कमीशन ने फैसला दिया, बट सच एडवर्स इफेक्ट जो है उसको चेंज किया जा सकता है मॉडिफिकेशन से। तो मैंने जब आपको चैप्टर पढ़ाया था कॉम्पिटिशन एक्ट, तो मैंने आपको बताया भी था कि आपके पास ये चारा होता है कि वहाँ पर ये बोल दें, या तो आपका वॉइड बोल दिया जाता है या एक्सेप्ट कर लिया जाता है या कुछ मॉडिफिकेशन बोल देता है करने के लिए कमीशन। तो यहाँ पर मॉडिफिकेशन बोला है। हैंस कमीशन प्रपोजेज अप्रोप्रिएट मॉडिफिकेशंस टू द कॉम्बिनेशन विच वर इन्फॉर्म टू SHL ऑन 12 मार्च। कब बताया? 12 मार्च को बताया। अब SHL ने उसको एक्सेप्ट किया कब किया? 25 मार्च को किया। तो ये वाला जो पीरियड है 12 मार्च से 25 मार्च वाला हम इग्नोर करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ 210 डेज। अगर कमीशन ने उसके बाद कोई जवाब नहीं दिया होगा तो, और कमीशन ने उसके बाद कोई जवाब भी नहीं दिया, अगर कमीशन को जवाब दे देता तब तो हमारा वो अप्रूवल वाला डेट वो बन जाता जिस दिन कमीशन ने जवाब दिया। लेकिन जब कमीशन जवाब नहीं देता तो लॉ में लिखा हुआ है स्पेसिफिकली कि 210 डेज माना जाता है। ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, लेकिन उसमें उस लॉ में एक्सेप्शन भी लिया गया है। अब ये एक्सेप्शन ना आपको न्यू बुक में नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो रेगुलेशन नंबर 5 में है। ठीक है, रेगुलेशन नंबर 5 एंड 5A में लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर आप न्यू बुक का पेज नंबर, मैं आपको बता देता हूँ, न्यू बुक का अगर आप पेज नंबर 1.46 पढ़ते हैं, न्यू बुक का अगर पेज नंबर 1.46 पढ़ते हैं तो वहाँ पर रेगुलेशन 5 और 5A लिखा है। अगर आपके पास पुरानी बुक हुई तो पुरानी बुक में आप जाके देख सकते हैं कि रेगुलेशन नंबर 5 और 5A इन्होंने डाला हुआ है। ठीक है, उसी प्रोसेस के साथ ही पहले पार्ट हुआ था सिलेबस का, लेकिन उन्होंने अब हटा दिया क्योंकि इतने सारे रूल्स
याद रखना मुश्किल होता था बच्चों के लिए और प्रॉब्लम भी थी, वो फालतू का था, इतना कुछ याद कौन रखेगा। तो रेगुलेशन नंबर 5 एंड 5A में ये बात साफ लिखी हुई है कि अगर ऐसा कुछ होता है जहाँ इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है या बीच में कोई मॉडिफिकेशन वगैरह आता है तो उन पीरियड को इग्नोर किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ 210 डेज। तो अगर आपका मैं बताऊं तो 10 मार्च से हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, लेकिन 12 मार्च से 25 मार्च तक इग्नोर करेंगे और वहाँ से उतने पीरियड को इग्नोर करते हुए हम 10 मार्च से कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 18 अक्टूबर आता है। आप कैलकुलेट कर लेना, 18 अक्टूबर इज़ द आंसर जो 210 डेज का आता है और मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। और मैंने रेगुलेशन नंबर 5 भी देखा हुआ है, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि आपको मिलेगा भी कहाँ। अगर आपके पास बुक ना हो पुरानी सिलेबस की तो आप क्या कर सकते हो, ICX साइट पे जा सकते हो और वहाँ जाके आप चेक कर सकते हो, ईजिली आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 18 अक्टूबर जो है इसका आंसर गिवन है। अब अगर आप उसको इग्नोर ना करते तो आपका आंसर 6 अक्टूबर आ जाता है और ये गलती हो जाती, इसीलिए रेगुलेशन नंबर 5 और 5A के अधीन में जो है आंसर 18 अक्टूबर गिवन है। तो ICA का आंसर बिल्कुल ठीक है इस केस में और बिल्कुल 18 अक्टूबर इसका आंसर रहेगा। लेकिन अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि इन्होंने इसमें डाल दिया रेगुलेशन का, क्या एग्जाम में आ सकता है? देखो मैं आपको बताऊँ 99.99999% चांस है कि ऐसा क्वेश्चन नहीं आ सकता, ठीक है। अब जब उन्होंने नई बुक से रेगुलेशंस को बिल्कुल ही हटा दिया है, लेकिन अब ICA कुछ भी नहीं कह सकते, इतना रिस्क तो हमें हर चीज़ में लेके चलना होता है। जैसा आपको पता होगा SFM का पेपर अभी थोड़े दिन पहले हुआ था, उसमें उन्होंने बिल्कुल ही एक नया कॉन्सेप्ट डाल दिया जो बुक में सिर्फ एक लाइन का था और उन्होंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन डाल दिया। तो इतना रिस्क तो भाई CA एग्जाम में अपन को लेके चलना होता है। फिर भी क्योंकि आप अगर कितने रेगुलेशंस की फोटोकॉपी लेके जाओगे, कितना लेके जाओगे भाई, अब ये बात तो याद रह जाएगी क्योंकि मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया, आपने खुद से भी पढ़ा होगा। तो ऐसी चीज़ें जो छोटी छोटी इंपॉर्टेंट है, तो ऐसी प्रकार के क्वेश्चन अगर आ गए तो ठीक है, नहीं तो भाई इतना तो रिस्क आपको लेके चलना होता है। और मैं कहता हूँ चलो आपका एक नंबर कट भी गया तो 99 98 मार्क्स ले आना, कोई दिक्कत नहीं है अगर इतना ही प्रॉब्लम है तो, ठीक है। मेरे ख्याल से आप इतना रिस्क तो आप लेके चलते ही हो, जितना कम मटेरियल होगा उतना फ़ायदा रहता है, ये मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू से बता सकता हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर 18 अक्टूबर हो गया। थर्ड, वेदर द एक्सटेंशन ऑफ पीरियड ऑफ रेजोल्यूशन प्रोसेस कैन बी ग्रांटेड अगेंस्ट द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ऑन द सब्सिक्वेंट एप्लीकेशन ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। आप एक बात बताओ, इसके लिए ऊपर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। क्या एक बार अगर एक्सटेंशन मिल जाती है तो IBC के प्रोसेस में दोबारा एक्सटेंशन मिलती है क्या? नहीं मिलती। तो सीधी सीधी बात है, इसका आंसर नो ही होगा। चाहे एक बार आपको 90 डेज़ की मिली हो, चाहे आपको एक बार 45 डेज़ की मिली हो, चाहे आपको एक बार 70 डेज़ की मिली हो, दोबारा आपको एक्सटेंशन कभी नहीं मिलेगी। तो इसका आंसर नो हो गया। फोर्थ क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्कोप ऑफ एक्शंस कैन बी अंडरटेकन बाय द इनिशिएटिंग ऑफिसर अगेंस्ट FDDR अंडर द प्रोहिबिशन ऑफ पिरामिड प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट 1988। फर्स्ट, क्या क्या इनिशिएटिंग ऑफिसर के पास पावर होती है? इंपाउंड कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, प्रोविजनल अटैचमेंट कर सकता है, अटैचमेंट नहीं कर सकता, कॉन्फिस्केशन नहीं कर सकता। अब आपको ये पता कैसे चलेगा? जब आप PBT एक्ट खोलेंगे तो वहाँ पर इनिशिएटिंग ऑफिसर्स के पास 3 सेक्शन लगातार चिपक के आते हैं 20 की सीरीज़ में, जिसमें बताया जाता है कि इनिशिएटिंग ऑफिसर ये तीनों चीज़ें कर सकता है। तो आपका पहला आंसर हो जाएगा कि वो इंपाउंड कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, प्रोविजनल अटैच कर सकता है। हाँ, अप्रूविंग अथॉरिटी वगैरह की परमिशन चाहिए होती है, आई एग्री, लेकिन वो इनिशिएटिंग ऑफिसर कर तो सकता है ना। तो इसका फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इज द आंसर। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है? फिफ्थ पॉइंट कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द इंपोर्ट बाय RNPLL फॉर फ्रॉम द वियतनाम बेस्ड सप्लायर अंडर द डेफर्ड पेमेंट अरेंजमेंट। अच्छा, अब यहाँ इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? चलना पड़ेगा मेरे साथ और पढ़ना पड़ेगा पेज नंबर 7.1 पे पैरा नंबर 5। अब यहाँ पर क्या बोला गया देखो, कहता है एक बिजनेस है इनका RN फार्मा लैब लिमिटेड हैविंग 2 मेजर डिपार्टमेंट API एंड क्रैम्स। द API यूनिट ऑफ RNPLL इम्पोर्ट अ मेजर अमाउंट ऑफ रॉ इंग्रेडिएंट्स फ्रॉम चाइना। ठीक है, RNPLL जो था वो रेगुलरली क्लियर करता था इनवॉइसेज विद इन द स्टिपुलेटेड क्रेडिट पीरियड विच इज यूजुअली लेसर देन द टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब बाय द रेगुलेटर। RNPLL ऑल्सो इम्पोर्टेड सम ऑफ द मटीरियल्स फ्रॉम द सप्लायर बेस्ड इन वियतनाम फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम अंडर द डेफर्ड पेमेंट ऑफ 3.5 ईयर्स। अगर आप डेफर्ड पेमेंट में मंगाते हो तो अप टू मैक्सिमम आप 5 ईयर्स तक का इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, डेफर्ड पेमेंट जो होती है आपको इंपोर्ट 5 ईयर्स तक का आपको करना होता है और इसको ट्रेड क्रेडिट के बेसिस पे माना जाता है। अगर आप देखें, अगर आप इंपोर्ट प्रोसीजर पे जाते हैं फेमा के, तो वो आपको पेज नंबर, अगर मैं आपको बता दूं, पेज नंबर 5.20 पे मिल जाएगा बुक के। ठीक है, वहाँ आप जाते हैं तो वहाँ बोला हुआ है कि 5 ईयर तक का डेफर्ड पेमेंट होता है ऑन द ट्रेड क्रेडिट बेसिस। तो यहाँ पर 3.5 साल का है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ड्यू टू द रियलाइजेशन ऑफ रेवेन्यू RNPLL जो है वो फाइनेंशियल डिले इन रियलाइजेशन ऑफ रेवेन्यू, RNPLL वॉज इन फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। फर्दर लॉकडाउन भी हो गया, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो गया और आउटस्टैंडिंग ड्यूज जो इंपोर्ट कर रहे थे उसको पैसे बाहर पे करने के लिए $2.4 मिलियन जो थे उसको पे करने थे बाहर। ठीक है, तो अब क्या करेगा? वैसे तो हमें पता है कि नॉर्मल इंपोर्ट के प्रोसीजर में तो ये बोला जाता है 6 महीने के अंदर अंदर आपको करना होता है पैसा बाहर, ठीक है, भेजना होता है। लेकिन अब अगर आपके पास जेन्युइन रीज़न है, फाइनेंशियल डिफिकल्टी है या आपस में डिस्प्यूट्स है, तो आप पीरियड को एक्सटेंड करवा सकते हो। तो RNPLL ने यही किया कि पीरियड की एक्सटेंशन के लिए एप्लीकेशन फाइल कर दी। ठीक
ठीक है। और उसके बाद आगे का प्रोसीजर आपके काम का नहीं है, वो आप पढ़ो ना पढ़ो छोड़ सकते हो, ठीक है। मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी हैं जो क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन कहता क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द इंपोर्ट बाय RNPLL फ्रॉम द वियतनाम बेस्ड सप्लायर अंडर द डेफर्ड पेमेंट अरेंजमेंट। पहला पॉइंट, सच डेफर्ड पेमेंट अरेंजमेंट विल बी ट्रीटेड एज ट्रेड क्रेडिट बिकॉज इट्स टर्म इज लेस देन 5 ईयर्स। भाई ट्रेड क्रेडिट ही माना जाएगा इम्पोर्ट प्रोसीजर, पहला पॉइंट तो ठीक है। ये वाला नॉर्मल बोरिंग्स नहीं, ट्रेड क्रेडिट माना जाता है। वहाँ पर स्पेसिफिकली लाइन लिखी हुई है इम्पोर्ट प्रोसीजर पे, पेज नंबर 5.30 पे अगर आप जाते हैं तो बुक के, ठीक है। दूसरा, ऑथराइज डीलर मे गिव अ गारंटी इन द डेफर्ड पेमेंट, यस गारंटी दे सकता है। तो फर्स्ट एंड थर्ड इज द आंसर, ए ऑप्शन। इम्पोर्ट का जो होता है इम्पोर्ट प्रोसीडिंग्स का, वो जो ऑथराइज डीलर गारंटी दे सकता है आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स। तो फर्स्ट एंड थर्ड इज द आंसर। इसके बाद डिस्क्रिप्टिव में पहला क्या कहता है, विद रिस्पेक्ट टू द इंपोर्ट मेड बाय RNPL, जो इंपोर्ट किया RNPL ने, प्लीज आंसर द फॉलोइंग, ठीक है। वट इज द टाइम लिमिट ऑफ सेटलमेंट ऑफ इंपोर्ट पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ नॉर्मल अगर होता है तो नॉर्मली मैं आपको बता दूँ 6 मंथ्स के अंदर अंदर आपको जो है सेटलमेंट करना होता है, और यही आपको यहाँ पर लिखना होगा कि 6 महीने में अंदर करना होता है। इंपोर्ट का प्रोसीजर हमें यही कहता है। सेकंड, कैन ऑथराइज डीलर ग्रांट एक्सटेंशन ऑफ टाइम पीरियड इन केस ऑफ सेटलमेंट ऑफ इंपोर्ट, यस कर सकता है। ये भी हमारा रेगुलेशन में, इंपोर्ट रेगुलेशन में लिखा ही हुआ है, कितना मैक्सिमम 3 साल तक का एक्सटेंशन दे सकता है, ठीक है। लेकिन हाँ, 1 साल से जब भी ऊपर का एक्सटेंशन दे रहा होता है तो कुछ चीज़ों को वो जो है क्लैरिफिकेशन लेता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स को फर्निश करता है, उसके बाद ही वो ऊपर 1 साल से ऊपर की जो है एक्सटेंशन देता है, ठीक है। मैक्सिमम वैसे 3 ईयर्स तक की एक्सटेंशन दे सकता है, ठीक है। इसके बाद तीसरा, इफ़ यस स्पेसिफाई द डेट टिल विच एक्सटेंशन कैन बी ग्रांटेड बाय द ऑथराइज डीलर। भाई ऑथराइज डीलर तो आपको मैक्सिमम 1 ईयर तक, वैसे तो 3 ईयर्स की दे सकता है मैक्सिमम, लेकिन अप टू 1 ईयर तो वो खुद से दे सकता है बिना कुछ चेक करे। लेकिन जब 1 ईयर से ऊपर देना होता है तो वो कुछ चीज़ें चेक करता है। मैं आपको बता देता हूँ, बुक में भी आपको मिल जाएगा, ये डायरेक्टली लिखा हुआ और यहाँ पर भी आपको डायरेक्टली दिख जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 मिनट रुकिए बस। देखिए क्या क्या चेक करता है, तो कहता है यहाँ पर वो चेक करता है जब भी 1 साल से ऊपर दे रहा होता है तो इंपोर्टर ये चेक करता है कि टोटल आउटस्टैंडिंग जो है इंपोर्टर का वो $1 मिलियन से या 10% ऑफ द टोटल एवरेज जो इंपोर्ट किया जाता है इन द प्रीसीडिंग 2 फाइनेंशियल ईयर विच एवर लोअर से ज़्यादा का जो है पैसा ड्यू ना हो। तो इस केस में अगर आप देखेंगे तो RNPLL का जो ड्यू अमाउंट है वो 2.4 मिलियन है। तो 1 साल तक के लिए एक्सटेंशन तो ऑथराइज डीलर खुद दे देगा, और जब 1 साल से ऊपर देनी है तो फिर RBI से स्पेसिफिक अप्रूवल लगेगी, रीजनल ऑफिस ऑफ RBI से। तो ये दोनों बातें आपको पेज नंबर 5.20 से जो प्रोसीजर स्टार्ट हो रहा है इंपोर्ट का, वहाँ पर लिखी हुई मिल जाएगी। आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ऐसा कोई मुश्किल भी नहीं था ये, ठीक है। ये सीधा सीधा यहाँ पर उठा के चेपना ही है इस वाले क्वेश्चन में। आइए 7th देखते हैं, वेदर द इनिशिएटिंग ऑफिसर इज ऑथराइज टू कंडक्ट एन इन्वेस्टिगेशन ऑन हिज ओन अगेंस्ट द FDDR, डज ही रिक्वायर एनी अप्रूवल। भाई इनिशिएटिंग ऑफिसर कभी भी खुद से नहीं करता इन्वेस्टिगेशन वगैरह, उसको अप्रूविंग अथॉरिटी की अप्रूवल चाहिए ही चाहिए होती है, अप्रूविंग अथॉरिटी की अप्रूवल चाहिए ही चाहिए होती है सेक्शन नंबर 23 के तहत। लेकिन यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में क्या हुआ था मैं आपको बता दूँ, FDDR को जो है सेक्शन नंबर 24 के तहत शोकॉज नोटिस भेज दिया था। तो जब मैंने आपको PVDA की रिवीजन वीडियो बताई थी तो मैंने वहाँ पर भी बताया था, या आपने खुद से भी पढ़ा हो तो वहाँ पर भी मैंने बताया, वहाँ पर भी आपने खुद से पढ़ा होगा कि जब सेक्शन नंबर 24 के तहत शोकॉज नोटिस चला जाता है तो फिर सेक्शन नंबर 23 के तहत इंक्वायरी नहीं करते, ठीक है, क्योंकि फिर सेक्शन नंबर 24 के तहत इंक्वायरी हो जाएगी, तो फिर उससे इंक्वायरी करने की जरूरत ही क्या है। तो इसके अंदर वैसे आपका जवाब सिंपल सा यही होगा कि अप्रूविंग अथॉरिटी के अप्रूवल लिए बिना इनिशिएटिंग ऑफिसर कभी भी इंक्वायरी नहीं कर सकता। लेकिन इन दिस केस शोकॉज नोटिस जो था सेक्शन नंबर 24 के तहत सर्व हो चुका था, इसलिए सेक्शन नंबर 23 के तहत दोबारा से डुप्लीकेसी नहीं करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 8th, it is really appreciable that the banker showed sympathy with Mr. Nishank, but whether the banker is legally correct for denying to provide any service to Mr. Nishank in absence of furnishing the आधार कार्ड। मैं आपको बता दूं यहाँ पर निशांक के साथ ना बहुत सारी सिंपैथी बैंक ने दिखाई थी, क्योंकि उसके घर में कुछ क्योंकि उसको घर में कह रहा हूँ उसको कुछ प्रॉब्लम्स थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है बहुत सिंपल सी चीज़ ये बोली गई है, मिस्टर निशांक जो है क्या वो लेकिन बैंक ने ना उसको मना कर दिया था क्योंकि उसके पास आधार कार्ड नहीं था कि हम आपको कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो सेक्शन नंबर 11A जब आप पढ़ते हैं ऑफ द पामला एक्ट, तो वहाँ पामला में जब PMLA में पढ़ते हैं, PMLA 02 में जब आप ये पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा हुआ है कि अगर किसी बंदे के पास आधार कार्ड नहीं होगा तो वो कोई और डॉक्यूमेंट्स भी दिखा के अपनी वेरिफिकेशन अगर कर सकता है, तो बैंक मना नहीं करेगा कि उनके साथ किसी भी तरीके की डील करने में या उनके साथ कोई भी व्यवहार करने में, बिजनेस करने में। तो यहाँ पर जो बैंक ने किया वो बिल्कुल भी लीगली वैलिड नहीं था, क्योंकि आधार कार्ड नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके साथ और कुछ जो है डॉक्यूमेंट्स लेके नहीं हो सकता। पासपोर्ट ले लो, कोई और वैलिड डॉक्यूमेंट ले लो जिससे वो प्रूव कर सके अपनी आइडेंटिटी और सब कुछ, सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको वैलिड। तो सिर्फ आधार कार्ड नहीं है, इसके बेसिस पे आप मना नहीं कर सकते। दैट्स इट, ये था हमारा केस स्टडी नंबर 7। आई होप सो आपको सही लगा होगा, मज़ा आया होगा। अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली।